नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भागलपुर और गया में सोनिया गांधी की चुनावी रैली, कहा बिहार चुनाव तय करेगा देश की दिशा। बीजेपी ने विकास के नाम पर मांगा वोट। दादरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गृह राज्य मंत्री ने कहा रिपोर्ट आने पर होगी उचित कार्रवाई। पीड़ितों को 20 लाख रुपए का मुआवजा। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का तीसरा दिन, दिल्ली समेत कई राज्यों में जरूरी सामानों की किल्लत, अब तक 30,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। नेपाल के आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों को भारत ने किया खारिज, कहा विरोध प्रदर्शन के चलते आवाजाही बाधित, नई सरकार चुनने की प्रक्रिया भी शुरू। और पाकिस्तान ने 65 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 12 नौकाएं जब्त, समुद्री सीमा उल्लंघन का आरोप। और आइए देखते हैं पहली खबर। तो जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार चरम पर पहुंच रहा है और महागठबंधन में हुए समझौते के तहत 41 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज अपने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सूबे के भागलपुर और गया जिले में जनसभाओं को संबोधित किया। सोनिया ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा और नीतियों पर जमकर हमला बोला। और बहनों, इस हार्दिक स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। भागलपुर और गया में जनसभाओं को संबोधित किया। आरोपों की बौछार केंद्र सरकार पर थी तो निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भागलपुर से शुरुआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हल्ला बोला। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के तमाम वादों को खोखला करार देते हुए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को छोड़कर आज देश में कौन परेशान है? उन्होंने बिहार के लिए एक ऐसे पैकेज की घोषणा की है जो असलियत कम है, होकर ज्यादा है। भागलपुर के बाद सोनिया गांधी ने गया में भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के तमाम वादों को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई पर केंद्र सरकार पर प्रहार किया। लेकिन क्या हुआ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी तक इसमें से एक भी वादा पूरा किया गया? बिल्कुल नहीं। विदेशी जमीन पर अपने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना का मुद्दा भी सोनिया गांधी के भाषण में शुमार रहा। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपीए कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन को जिताने की जनता से गुजारिश की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सोनिया गांधी की बिहार में ये पहली जनसभाएं थीं। आने वाले कुछ दिनों में सोनिया गांधी सूबे के अलग अलग इलाकों में कई रैलियों को संबोधित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने आज बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को झूठे वादों वाली पार्टी बताई और लोगों से महागठबंधन को समर्थन देने का आह्वान किया। वजीरगंज से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयशंकर गुप्ता साहब हैं, जो कि कार्यकारी संपादक हैं देशबंधु से। स्वागत है आपका। और कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं गया से, जो कि आज रैली को कवर कर रही थी। कृति, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में जब भी चुनावी रैलियाँ होती हैं तो भीड़ एक बड़े पैमाने के तौर पर मानी जाती है, और ख़ास तौर पर वहाँ पर उस रैली में शामिल अलग अलग वर्ग और किस हिस्से से लोग आ रहे हैं। आपकी नज़र में कितनी सफल ये रैली रही और क्या बड़ा मुद्दा रहा जो कि सोनिया गांधी ने उस इलाके के वोटरों के दिल में उतारने की कोशिश की? जी, अगर कविंद्र जी, अगर भीड़ को पैमाना माना जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी की पहली चुनावी रैली सफल रही, क्योंकि महागठबंधन जो इन्होंने बनाया है, अक्रॉस द वोटर्स, हर तरफ से लोग आए थे, हर तबके के लोग आए थे सोनिया गांधी को सुनने के लिए। सोनिया गांधी ने आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उनकी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मार गई महंगाई की मार,
वाह रे वाह मोदी सरकार। साथ ही जो 1.25 करोड़ रुपए की जो घोषणा हुई है बिहार के लिए पैकेज की, उस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी पैकेजिंग और रीपैकेजिंग पे माहिर हैं। आरक्षण की नीति को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार पर संदेह जताया और साथ ही लोगों से गुजारिश की कि वो महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताएं और महागठबंधन की नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार बनवाएं। कृति, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। जयशंकर जी, इस तरीके से मैं कृति बता रही थी बहुत है कि रैली जो शुरू हो रही है, चाहे वो महागठबंधन के जो नेता कर रहे हैं, आरक्षण बड़ा मसला सा दिखता है और पैकेज जिसको लेकर मैं कहूँ कि एक कोशिश थी शायद बीजेपी की ओर से, उसका जवाब भी ये पार्टियां बखूबी देती दिख रही हैं। क्या वाकई एक कारगर रणनीति दिख रही है? नहीं, यकीनन कभी देखिए, एक तो बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक राज्य है। रैलियां वहाँ खूब होती हैं और बड़ी होती हैं, लोग सुनने जाते हैं, चाहे वो सोनिया जी हों चाहे नरेंद्र मोदी हों। कल नरेंद्र मोदी जी की रैली थी बांका में, उसमें भी काफ़ी बड़ी भीड़ थी, लोग आए थे सुनने के लिए। और आज सोनिया जी की जो 2 रैलियाँ थी, एक तो भागलपुर के ज़िले में कहलगांव में और दूसरी वजीरगंज जो गया ज़िले में है, दोनों जगह कांग्रेस के 2 बड़े कद्दावर नेता लड़ रहे हैं। कहलगांव में सदानंद सिंह हैं जो पिछले कई बार से लगातार 7-8 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और दूसरी तरफ अवधेश कुमार सिंह है वजीरगंज में, तो उनका भी काफ़ी अच्छा वहाँ बोलबाला रहा है। तो इसलिए हमको लगता है जानबूझ करके जो क्योंकि पहली चुनावी रैली रखी गई तो अपने प्रभाव क्षेत्र में रखी गई रैली, और उसके हिसाब से देखिए जो भाषण होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि देखिए कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, जैसे अभी आपने कहा, आरक्षण का जिक्र नहीं किया। आरक्षण आज बहुत बड़ा इशू बन गया है बिहार में। जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने आरक्षण को उस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की, तब से भाजपा सफाई देते देते थक रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तो कहा है कि जस का तस रहेगा, लेकिन लोग सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब प्रधानमंत्री ने उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। और दूसरी बात एक पैकेजिंग वाली बात है, पैकेज को लेकर के भी बहुत बिहार में चर्चा है। एक तो बिहार में जितने भाजपा के जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसमें यही है कि अब बिहार के विकास में नहीं कोई बाधा, प्रधानमंत्री ने दिया वादे से भी ज़्यादा। लेकिन प्रधानमंत्री कह क्या गए? कल जो उन्होंने भाषण किया वो लगता ही नहीं था कि इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लग रहा था कि किसी पार्टी का महासचिव बोल रहा है। क्या उसी मुद्दे पर सोनिया गांधी हमला करती नजर आई हैं? उसी लेकर ही एक तो पहली बात तो कि पैकेजिंग रीपैकेजिंग वाली बात जो कहा उन्होंने कि ये पैकेज क्या है। जब बिहार और झारखंड अलग हुए थे तो उस समय हुआ था कि बिहार को भरपाई मिलेगी, क्योंकि माइंस, मिनरल्स और उद्योग सारे झारखंड में चले गए थे, तो ये मिलने की बात थी, तो बिहार का हक था वो। लेकिन उसको आप इस ढंग से दे रहे हैं। पहले तो आपने कहा कि साहब भीख मांग रहे थे, याचक हैं। अब कल आपने जो कहा कि साहब इनको दे दूं, इन पर कैसे भरोसा करूं? भाई आप प्रधानमंत्री हो, एक देश राज्य का मुख्यमंत्री है वो, तो उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? कहीं आप धौंस भी दे रहे हैं क्या कि कल को अगर दोबारा चुनाव जीत के आ जाएंगे नीतीश कुमार तो उनको आप ये पैकेज नहीं देंगे? तो ये तो मतलब अलग ढंग की बात हो जा रही है। तो इस तरह की बातें हैं। अच्छा, सोनिया गांधी का भाषण थोड़ा हमने देखा अभी, वो थोड़ा संजत था और संयमित था। मतलब ठीक है, उन्होंने एक तो प्रधानमंत्री को जो निशाने पर लिया कि भाई प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, वहाँ पर भी अगर अपने राजनीतिक विरोधियों के बारे में इस तरह बात करते हैं तो आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। भाई अगर मनमोहन सिंह भी चाहते तो जाकर के वो पिछली भाजपा सरकार के ससुर दामाद के बारे में कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जाकर के किया तो उसको उनको मौका मिल गया। भावनात्मक रूप से भुनाने की एक कोशिश होती है, तो उन्होंने की है, सोनिया गांधी ने की है। कृति, समझना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने मुद्दों को उठाया और प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की नीतियों पर जो हमला करने की कोशिश की, रैली खत्म होने के बाद जब आपने अलग अलग लोगों से बातचीत की होगी, जो चर्चा हो रही होगी, कितनी कारगर दिखा आपको वो हमला, वो कटाक्ष सरकार पर? जी देखिए, 2 बातें सोनिया गांधी जी ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे महंगाई काफी बढ़ रही है। उन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि इंटरनेशनल बाजार जो है, जो वहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम तो हुए हैं, लेकिन इस सरकार ने वो बेनिफिट कंज्यूमर्स तक पास ऑन नहीं किया। दूसरा बहुत बड़ा एक एलिगेशन मैं कह सकती हूँ उन्होंने लगाया कि रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब लोग उनको सुनकर वहां से निकल रहे थे तो ये बातें उनके जहन में थी। और जब मेरे बात करने पर मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि जहां दाल के भाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कहीं भी महंगाई कम नहीं हुई है, और अगर रेलवे भी प्राइवेटाइज हो गया, जिस तरह से सोनिया जी ने इसको पूरी तरह से रखा कि रेलवे पर लाखों लोग निर्भर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय उन मतदाताओं के दिमाग पर बनता हुआ दिखाई दिया। जी कविंद्र। कृति, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। जी, मैं यही समझना चाह रहा था कि असल में जिस वक्त की टाइमिंग और महंगाई को लेकर सरकार ने इससे पहले कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था, क्या आपको लगता है कि महंगाई भी इस बार बिहार के चुनाव भले ही
मुखर ना हो, लेकिन अंडर करंट जरूर देखिए दिखता है कविंद्र, मुद्दा। ये तो सच है ना, चाहे बिहार का हो चाहे दिल्ली का आदमी हो, जब वो बाजार जाता है प्याज खरीदने के लिए, तो जो प्याज 15 रुपये 20 रुपये किलो मिलती थी, अगर उसको 60 रुपये खरीदना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी जेब पे असर पड़ रहा है। या दाल जो 50-60 रुपये किलो अरहर की दाल खरीदता था, देखिए नॉर्थ इंडिया में आप चले जाइए कहीं भी तो अरहर का दाल मुख्य भोजन में शामिल होता है। प्याज तो अनिवार्य रूप से, कुछ नहीं दाल चावल नहीं है तो रोटी और प्याज खा करके लोग नमक के गुजारा साथ कर लेते हैं, खाएगा। सत्तू और प्याज खा करके गुजारा कर लेते हैं लोग। तो वहाँ पर अच्छा, गया जिला जो है वो दाल उत्पादक इलाकों में माना जाता है, तो सोनिया ने उसको भी पकड़ा, मतलब हो सकता है कि उनको फीट दिया होगा इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि भाई दाल उत्पादक जो इलाका है, यहाँ के किसानों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो दाल खरीद रहे हैं उनको 150 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा यानी है। नब्ज को तो पकड़ने जो की आटे दाल का भाव है उसको सोनिया ने भुनाने की कोशिश की है। हमको लगता है ये इशू और आगे बढ़ेगा, चुनाव बहुत जब बहुत बढ़ेगा बहुत आगे। शुक्रिया सर आपका इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए। और उधर बिहार में बीजेपी ने भी अपने दिग्गजों को उतार दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सूबे में रैलियां की और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की हैं। इस मौके पर दोनों आला नेताओं ने बिहार की तरक्की के लिए जनता से बदलाव की अपील की और महागठबंधन की नीतियों और नेताओं की आलोचना भी की। बिहार में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। बीजेपी ने बिहार में अब पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज औरंगाबाद में रैली करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बदहाली के लिए महागठबंधन में शामिल पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की कि बिहार के कायापलट के लिए इस बार एनडीए को चाबी थमाएं। हम लोगों ने वादा किया है 7 वर्षों के अंदर यानी 2022 आते आते हिंदुस्तान में एक भी गरीब की भी झोपड़ी शेष नहीं बचेगी जहां पर कम से कम एक बिजली का बल्ब न चमकने लगे और जहां पर एक अदर कम से कम पंखा भी न चलने लगे, ऐसा एक भी घर नहीं बचे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को बनाने का कोई वैचारिक आधार नहीं है और ये सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बना है, लिहाजा ये गठबंधन लंबा नहीं टिक पाएगा। दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पूर्णिया रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि इस बार सीमांचल की जनता बिहार की तकदीर का फैसला करे। कि हम चाहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने वाली है, मगर ये सरकार सीमांचल के विधायक बनाए, इसलिए इस बार सीमांचल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालनी है। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के गौरवशाली अतीत को जेडीयू और आरजेडी ने खस्ताहाल कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरक्षण खत्म करने का उनका कोई इरादा नहीं है। प्रचार की रणनीति के लिहाज से बीजेपी ने बिहार को 12 जोन में बांटा है और हर जोन की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री को सौंपी गई है। बीजेपी हर जिले में अभी से रैली करने की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। दादरी हिंसा मामले में पुलिस ने आज दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार ने भी इस मामले पर रिपोर्ट मिलने पर उचित कार्रवाई की बात कही। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने दादरी मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद इस बारे में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
वो ज्यादा राजनीति हो गई इस मामले में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग रिपोर्ट मांगेंगे और क्या करना है करेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने भी दादरी घटना पर शोक जताया है। मृतक अखलाक का एक बेटा वायुसेना में है। We are already in touch. People, senior level officers are in touch with the family, this air warrior who has been adversely affected. Whatever protection is required, we are giving it to him. They're trying to move into some Air Force area, which we are giving him. So we are with him all the time. Our people are there to assist the family. इधर शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पुलिस ने शनिवार को दादरी हिंसा के दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ के दादरी हिंसा की जांच शुरू करने की भी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ट्रक ऑपरेटर्स की बेमियादी हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। ट्रक ट्रांसपोर्टर्स ने आज दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। टोल टैक्स के विरोध में हो रही इस हड़ताल का असर भी अब दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में रोजमर्रा के सामान की किल्लत शुरू हो चुकी है, जिसके चलते कीमतें बढ़ रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में ये धरना है ट्रांसपोर्टर संगठनों का। इनका कहना है कि वे सरकार से टोल बैरियर हटाने और टीडीएस खत्म करने की मांग कर रहे हैं और सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानती, हड़ताल जारी रहेगी। हमने उनको फिर एक बार वो किया, आग्रह किया कि आप इसके बारे में सीरियसली सोचिए, वरना इसका जो अंजाम है, जो एक आम आदमी के ऊपर असर पड़ेगा, उसकी जिम्मेवार भारत सरकार है, हम लोग नहीं है। 1 अक्टूबर से ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस की अगुवाई में ट्रक और बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं। इसके चलते 87 लाख ट्रक और 20 लाख बसों के पहिए थम गए हैं। ट्रक हड़ताल का तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में व्यापक असर दिख रहा है। 4000 एसोसिएशन इस वक्त पूरे देश भर में चक्का जाम में हिस्सा ले रही हैं। टोल का भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें हमें भी अच्छी चाहिए। हमारा सिर्फ विरोध है उसके लेने के तरीके से, उस व्यवस्था से, जहाँ पर कि जो हम टोल दे रहे हैं वो पूरी तरह से सरकार के पास जमा नहीं हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्हें हड़ताल से रोजाना 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार को रोज 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो रहा है। हमारी ट्रेड को लगभग 4000 करोड़ का डेली नुकसान है और सरकार को तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उनका डीजल नहीं बिकेगा, टोल का रेवेन्यू नहीं आएगा उस दिन का, और साथ साथ जो उनको एक्साइज ड्यूटी मिलती, क्योंकि लोडिंग नहीं होगी तो एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलेगी। दूध, सब्जियों और दवाइयों समेत दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति को हड़ताल से अलग रखा गया है, लेकिन ढुलाई पर सीधा असर पड़ने से रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई में कमी हो गई है। लेकिन सरकार टोल प्लाजा हटाने की मांग को खारिज कर चुकी है और दिसंबर तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लागू करने का वादा किया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल की 2 नए नगर निगमों और सिलीगुड़ी महकमा परिषद के लिए आज चुनाव कराए गए। इस दौरान हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आए। आपसी झड़प में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। पश्चिम बंगाल के आसानसोल नगर निगम के 106 वार्ड और बिधाननगर नगर निगम के 41 वार्ड के लिए शनिवार को वोट डाले गए। वहीं सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के लिए भी मतदान हुआ। इस दौरान कई जगहों पर टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। Situation is completely under control. Our PROs, who are the BDOs of different blocks, are working round the clock. Control rooms are active. In my office also, control room is active and things are going very smoothly. कई मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग की खबर है। इस दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ডিস্টার্ব করছিল, যারা ভোটাররা আসছিল তাদেরকে ডিস্টার্ব করছিল। তাদের একটাই দাবি যে তারা নাকি কোনো ভোটারকে ভোট দিতে দেবে না, সিপিআইএম এর লোক ভোট দিবে। इस चुनाव के नतीजे 16 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके पहले ये चुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा के लिए काफी अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने गुजरात तट के करीब से आज 65 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनकी 12 नौकाओं को भी जब्त किया गया। भारतीय मछुआरों पर समुद्री सीमा उल्लंघन के आरोप हैं। गिरफ्तार मछुआरों में ज़्यादातर ओखा और पोरबंदर के हैं। इससे पहले अप्रैल में भी पाकिस्तान ने 47 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था और उनकी 8 नावों को जब्त किया था।
भारत ने नेपाल के कथित आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। काउंसलर जनरल के मुताबिक नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन के चलते वाहनों की आवाजाही बाधित है। इस बीच नेपाल में नए संविधान के तहत नई सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नेपाल में विरोध प्रदर्शन की वजह से दिनों दिन संकट गहराता जा रहा है। वाहनों की आवाजाही भले ही शुरू हो गई है, लेकिन जरूरी सामानों की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। नए संविधान से नाराज मधेसियों के विरोध प्रदर्शन की वजह से बीरगंज, ककरवित्ता, विराटनगर, भैरवा और नेपालगंज जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग बंद हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम उत्पादों समेत दूसरी चीजों की आपूर्ति बाधित हो रही है। नेपाल पुलिस हम लोग बोला कि पहले हमारे गाड़ी को छोड़ेंगे तब यहाँ से आपको छोड़ने देंगे, और प्लस खाने पीने की भी दिक्कत है। किसी ने मोबाइल बेचा है, किसी ने टायर बेच के चले गए। इधर भारत ने नेपाल के कथित आर्थिक प्रतिबंधों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कॉन्सुलेट जनरल अंजू राजन के मुताबिक बंदी की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित हुई है। हम भी यही कह रहे हैं कि भारत सरकार ने कोई ब्लॉकेड नहीं किया है, हमें कोई ऐसा बताया नहीं गया कि हम लोग ने ब्लॉकेड किया है। ये नेपाल में दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि भारत सरकार ने ब्लॉकेड किया है। भारत सरकार अगर ब्लॉकेड करती तो दूसरे बॉर्डर से सामान नहीं जा रहा होता। ये मधेशियों का प्रोटेस्ट है, जहाँ पे वो लोग अपना मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने सप्लाई लाइन को काटा हुआ है। इस बीच नेपाल में नए संविधान के तहत नई सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया हफ्ते भर में पूरी होगी। प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने शुक्रवार को शुरू हुए संसद सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामवरण यादव से मुलाकात की और नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। नए प्रधानमंत्री की दौड़ में केपीएस ओली सबसे आगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और जर्मनी के बीच शिखर वार्ता के लिए जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल रविवार को 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली आ रही हैं। उनके साथ 6 मंत्रिमंडलीय सहयोगी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी है। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के तहत रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, रेलवे और स्मार्ट सिटी से संबंधित कई समझौतों पर दस्तखत हो सकते हैं। भारत और जर्मनी रणनीतिक सहयोगी हैं। यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। दोनों देश साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी काम कर रहे हैं। रूस ने सीरिया में आईएस ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस के निशाने पर आईएस के रक्का के साथ साथ एलेप्पो ठिकाने भी रहे। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस पर राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है। पश्चिमी देशों की चिंता को दरकिनार करते हुए रूस ने सीरिया में आईएस ठिकानों पर चौथे दिन भी बमबारी जारी रखी। इस दौरान अलकायदा से जुड़े अल नुस्र गुट को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले रूसी विमानों ने शुक्रवार को भी राक्का, अलेप्पो, इदलिब और हामा प्रांत में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस पर राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोधी गुटों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। Sur les frappes, j'ai fait remarquer au président Poutine que là où nous avons identifié des frappes, il n'y en avait qu'une sur Raqqa et d'autres qui étaient sur des secteurs qui étaient contrôlés par l'opposition. हालांकि रूस ने पश्चिमी देशों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। रूस ने कहा है कि उसकी कार्रवाई का मकसद आईएस और दूसरे आतंकवादी संगठनों का खात्मा है। The goal is terrorism, and we are not supporting anyone against their own people. We fight terrorism. इधर अमेरिका ने रूस के साथ सीरिया हमले को लेकर किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के छद्म युद्ध की बात को नकार दिया है। I want Russia to be successful. This is not a contest between the United States and Russia. It is in our interest for Russia to be a responsible, effective actor on the international stage that can share burdens with us. अमेरिका और रूस इस्लामिक स्टेट को खत्म करने पर तो सहमत हैं, लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने को लेकर दोनों में मतभेद है। असद को रूस और ईरान का पूरा समर्थन है। सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध में पिछले 5 साल में 2.5 लाख लोग मारे गए हैं और लाखों पलायन को मजबूर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं आपकी आवाज़ की, जहां हर बार एक नया शख्स बनता है सिटीजन रिपोर्टर, जो निभाता है अपनी जिम्मेदारी और सिस्टम की खामियों के खिलाफ उठाता है आवाज़।
आपकी आवाज़ खबर उन मुद्दों की जो अनसुलझी पहेली बन के रह गए हैं, जिनका सरोकार बेसुध बाबुओं की बेरुखी से है और लोगों पर पड़ने वाले उसके असर से। यहाँ कोई भी बन सकता है सिटीजन रिपोर्टर, बस ज़रूरत एक शुरुआत की है। और ऐसी ही कोशिश की हमारे साथ एक साथी उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से हमारे सिटीजन रिपोर्टर अरविंद पांडे ने, जिन्होंने हमें सालपुर धौताल से सरयू नहर परियोजना के आधे अधूरे काम का वीडियो बनाकर भेजा। आप भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि सरकारी मशीनरी की रफ्तार कितनी सुस्त है, कैसे सरकारी खजाने और जनता पर ये भारी पड़ती है। मेरा नाम अरविंद पांडे है। इस वक्त हम खड़े हैं विकासखंड परसपुर के सालपुर धौताल में, जहां का ये हिस्सा उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था के लिए शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी सरयू नहर परियोजना का है, जिसका मकसद पूर्वांचल के 8 जिलों में 3.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था करना था। अधिकारियों का दावा है कि 70% काम पूरा हो चुका है, लेकिन हाल यही लगता है और दावों हकीकत में काफी फासला है। इस बारे में जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो कोई भी कैमरे के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है। इससे यही लगता है कि इस नहर पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए बंदरबाट कर लिए गए, लेकिन आज तक इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। 38 साल पहले इस परियोजना की शुरुआत हुई। हाल अब भी बेहाल है। 78 करोड़ का तब बजट था, जो बढ़कर अब 7,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। प्रोजेक्ट का मकसद उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में करीब 12 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को खेती के लिए पानी मुहैया कराना था, लेकिन सिंचाई की हसरत आज तक पूरी नहीं हुई। आज भी किसानों का यही सवाल है कि उन्हें सरयू नहर में पानी देखने को कब मिलेगा। सरयू नहर परियोजना 1977-78 में किसानों को सिंचाई की सहूलियत देने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन 38 साल बाद भी ये पूरी नहीं हो पाई है। बाढ़ के वक्त नहर में पानी भर जाता है, पर जब सिंचाई की जरूरत होती है तो नहर सूखी रहती है। बरसों पानी की आस देखने के बाद अब किसानों को अपनी जमीन गंवाने का मलाल है। क्या सरयू नहर बनाई गई थी, जिससे किसानों के लिए बनाई गई थी कि जिसमें पानी आए और किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा मिल सके, लेकिन आज तक ये जैसे जथा स्थिति वहीं पर बरकरार है। इस पर कोई आगे कार्यक्रम नहीं किया गया। बचपना में यहाँ हमारे सबके खुदाई हुई, जब से आज तक कोई पानी इसमें नहीं आया है और अभी अधूरा काम यहाँ पर पड़ा ही है। सिंचाई के लिए अन्य विकल्पों के इस्तेमाल की वजह से किसानों के लिए एक तरफ खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है, तो दूसरी तरफ नहर का काम भले ही ठंडे बस्ते में चला गया हो, लेकिन इसकी लागत में बार बार इजाफा होता रहा है। हालांकि शुरुआत में इसकी अनुमानित लागत 78 करोड़ 64 लाख रुपए थी और योजना को 10 साल में पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 1984 में योजना की लागत बढ़ाकर 222 करोड़ रुपए, फिर 1985 में 696 करोड़ हो गई। बार बार प्रोजेक्ट टलने से बजट बढ़ता गया। 1998 में एक बार फिर से योजना में जान फूंकने की कोशिश की गई, लेकिन बजट बढ़कर 2,810 करोड़ रुपए हो गया। आखिरी बार परियोजना का बजट 2008 में बढ़ाया गया और लागत 93 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 7,270 करोड़ 32 लाख रुपए हो गई। लगभग 4 दशकों से अधूरी पड़ी ये नहर बेमतलब साबित हो रही है। केंद्रीय जल आयोग विभाग ने मार्च 2016 तक नहर पूरा करने का लक्ष्य दिया है, लेकिन काम की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए किसानों को ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। तो आपने देखा अधूरी सरयू नहर परियोजना से जुड़ी यह खबर, जिसके पूरा न होने से प्रदेश के 9 जिलों के किसानों को सिंचाई की दिक्कतों से आज भी जूझना पड़ रहा है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं या आपके आसपास ऐसी कोई खबर है तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर
और भेजिए अपनी रिपोर्ट या वीडियो। हमारा पता है आपकी आवाज़ @rstv.nic.in। तो खबरों के आज के सफ़र में बस इतना ही। नमस्कार।